हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर फोरम यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पैराजम्बल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने पैराजम्बल की ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, बट वो वीडियो इंग्लिश में था जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पर्सनल मैसेजेस आए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं यही मेथड जो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था वो हिंदी में एक बार एक्सप्लेन करूं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 5 सेंटेंस टाइप है, और साथ में मैं उन मेथड्स को डिस्कस करूंगी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। यहाँ हम उन्हीं मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं, पर यहाँ जो लैंग्वेज, जो एक्सप्लेनेशन का लैंग्वेज है वो मैं हिंदी रख रही हूँ, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है वो इस मेथड को समझ के पैराजम्बल्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सके। स्टूडेंट्स, पैराजम्बल्स को सॉल्व करने से पहले एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझनी है वो ये कि जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है वो ये बात समझे कि अगर वो फ्रीक्वेंट रीडर नहीं है, अगर वो फ्रीक्वेंटली रीड नहीं करते हैं, तो पैराजम्बल्स को सॉल्व करना उनके लिए बहुत 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 मुश्किल होगा। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पैराजम्बल सॉल्व करने के लिए पहले खुद की रीडिंग को डेवलप करें। जब आप ज्यादा से ज्यादा एडिटोरियल्स, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स रीड करेंगे तो धीरे धीरे आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी। जब आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी तो आप चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, आप चीजें समझ पाएंगे, और जब आप चीजें समझ पाएंगे तो ही आप पैराजम्बल सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इंग्लिश में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, इंग्लिश इवन कोई ट्रिक नहीं होता है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट मैथड। इंग्लिश में जो रूल्स हैं हमें उन्हीं रूल्स की हेल्प से चीजों को सॉल्व करना होता है, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो या पैराजम्बल हो या पैसेज हो। बिना रीडिंग के, या अगर आपकी रीडिंग डेवलप नहीं है तो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी भी रीडिंग को उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस अगर नहीं दे रहे हैं तो मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें, फ्रीक्वेंट रीडर बने, रेगुलरली कुछ ना कुछ रीड करें, ताकि आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है वो डेवलप हो। और एक बार जब आप कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी डेवलप कर लेंगे तो आपके लिए पैराजम्बल्स को सॉल्व करना इजी होगा। सिर्फ पैराजम्बल्स ही नहीं बल्कि एरर डिटेक्शन और कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जो आते हैं, जो लॉन्ग पैसेजेस होते हैं, उनको भी आपको कॉम्प्रिहेंड करने में काफी आसानी होगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। अब हम अप्रोचेस के बारे में बात करते हैं, उन मेथड्स के बारे में बात करते हैं जिससे बेसिकली हमें पैराजम्बल सॉल्व करना है। तो अगर मैं मेथड की बात करूं तो यूजुअली हमें ये 5 पॉइंट्स को कंसीडर करना होता है पैराजम्बल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम। सो पहला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? सो द फर्स्ट पॉइंट सेज रीड टू डिटेक्ट थीम ऑफ द पैराग्राफ। रीड टू डिटेक्ट थीम ऑफ द पैराग्राफ कहने का मतलब ये है कि जो पैराग्राफ आपको एग्जाम में दिया जाता है, एक पैराग्राफ को रैंडमली अरेंज कर दिया जाता है। वो आपको 4 सेंटेंस टाइप क्वेश्चंस में भी मिल सकता है, 5 सेंटेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी मिल सकता है, और 6 में भी मिल सकता है। यूजुअली जो सेंटेंसेस आपको रैंडमली अरेंज्ड होते हैं उनको जनरली एग्जामिनर्स A, B, C, D, E इस तरीके से मार्क करते हैं। ये सेंटेंसेस रैंडमली अरेंज होते हैं और एग्जामिनर कहता है आपसे कि आप इन्हें रीड करके एक कोहेरेंट सीक्वेंस में अरेंज करें। इन्हें अरेंज करने के लिए अगर आप बीच से किसी भी एक सेंटेंस को टिक कर देंगे कि ये मेरा फर्स्ट है तो वो डेफिनेटली गलत होगा। हमें उसके लिए जरूरी है कि पहले हम पैराजम्बल जो दिया हुआ है उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करें और फिर जो हमारे क्वेश्चंस है हम उनको आंसर करें। सो पॉइंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है रीड टू डिटेक्ट थीम ऑफ द पैराग्राफ। ये जो पूरा पैराग्राफ आपको दिया जाता है ये एक कंप्लीट पैराग्राफ होता है। ओके, इस पैराग्राफ में आपको 5 से 6 सेंटेंसेस दिए जा सकते हैं। ओके, इन सेंटेंसेस को मगर वो रैंडमली अरेंज करते हैं। हमें इन सेंटेंसेस को रीड करना है बहुत केयरफुली ताकि आप डिटेक्ट कर सके उस पैराग्राफ के थीम को। थीम कहने का मतलब ये है कि जो भी पैराग्राफ आपको दिया गया होगा वो किसी पर्टिकुलर आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, वो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको बता रहा होगा। वो आइडिया या तो कोई सिविलाइजेशन हो सकता है,
किसी तरीके का डिस्कशन हो सकता है, किसी पर्सन के बारे में हो सकता है, पर जो भी थीम दिया गया है, यानी कि थीम कहने से मेरा मतलब है मेन आइडिया जो आपका पैराग्राफ का है, वो हमें पहले डिटेक्ट करने की जरूरत है। जब आप थीम डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे ही आप कैजुअल रीडिंग करोगे तो आप इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे कि हमारा थीम क्या है, बिकॉज जो आपका पैसेज है वो इस मेन आइडिया को कंसिडर करता है। हमें अगर मेन आइडिया पता चल गया तो हम बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको कंसिडर करके पैराजम्बल के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लुक फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंस। कहने का मतलब ये है जैसे ही आप आइडिया डिटेक्ट कर लेते हैं, आपको ढूंढना है पहले ओपनिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस क्या हो सकता है? कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपको किसी पर्टिकुलर आइडिया का इंट्रोडक्शन दे रहा है। ओके, किसी पर्टिकुलर आइडिया का अगर इंट्रोडक्शन दे रहा है, सिर्फ आइडिया नहीं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, मे बी वो कोई पर्सन के बारे में हो सकता है, किसी आइडिया, किसी सिविलाइजेशन के बारे में हो सकता है, कि कुछ भी आपको दिया जा सकता है। पर जो भी सेंटेंस आपको किसी आइडिया का इंट्रोडक्शन दे, बेसिकली वही हमारा ओपनिंग सेंटेंस होता है। ओपनिंग सेंटेंस जो होगा उसका बाकी किसी भी सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। ओके, फिर बात आती है क्लोजिंग सेंटेंस की। नाम से ही आपको पता चल रहा है, क्लोजिंग मतलब जो बाकी सारे सेंटेंसेस को का कंक्लूजन हो, यानी हमें ऐसे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है जो पूरे पैराग्राफ को क्या कर रहा हो, कंक्लूड कर रहा हो। ओके, जो आपको एक कंक्लूजन दे रहा हो। तो यूजुअली कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कंसिडर कर सकते हैं आप। जैसे अगर आपको कहीं पे ऐसा मिलता है इवेंचुअली, ओके, या फाइनली, तो ये सारे वर्ड्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, कंक्लूजन की तरफ। इसीलिए ऐसे वर्ड्स जो आपको कंक्लूजन शो करते हैं, या जिसे रीड करके आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, हम अब कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, उन सेंटेंसेस को बेसिकली हम क्लोजिंग सेंटेंसेस में कंसिडर करते हैं। नेसेसरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसा कुछ दिया ही जाए, लेकिन बेसिकली जब सेंटेंसेस में अगर आपको कुछ कंक्लूडिंग पार्ट दिया है तो वो इवेंचुअली, फाइनली, हेंस, देयरफॉर, दस, इनसे हम कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफाइंग मैंडेटरी पेयर्स और ऑब्वियस पेयर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इसके हेल्प से आप बहुत इजीली सेंटेंसेस के पेयर्स बना सकते हैं। मैंडेटरी पेयर्स कहने का मतलब कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं वर्ड्स के जो ऑब्वियस होते हैं, जिनका साथ में आना तय होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, अगर किसी सेंटेंस में मुझे कोई नाउन दिया हुआ है तो हमें पता है कि नाउन अगर प्रेजेंट है, अब वो चाहे किसी पर्सन का नाम हो, ओके, या किसी प्लेस के बारे में कुछ दिया गया हो, उसका कोई ना कोई रिस्पेक्टिव प्रोनाउन हमें सेंटेंस में जरूर दिया गया होगा और वो ही आइडेंटिफाई हमें करना है। तो अगर एक नाउन है तो उसका प्रोनाउन उसका ऑब्वियस पेयर हो गया, ठीक है। जैसे सपोज अगर आपको सेंटेंस में कहीं पे ऐसा मिल रहा है मिस्टर करुण शर्मा, ओके, और फिर कहीं दूसरे सेंटेंस में अगर मुझे मिल रहा है ही, तो ये ही हमें कंसिडर करना है कि ये ही एक्चुअली में किसके लिए यूज हुआ है। अगर वो करुण शर्मा के बारे में आपको बता रहा है तो इमीडिएटली हम क्या स्पॉट कर सकते हैं कि ही और इस नाउन का रिलेशन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के मैंडेटरी ऑप्शंस हुए। तो ऐसे ऑप्शंस को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपस में पेयर बनाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन, जैसे अगर आपको कहीं पे कोई ऐसा वर्ड मिल रहा है फर्स्टली और फिर मुझे किसी दूसरे सेंटेंस में मिल रहा है सेकेंडली, तो ये भी एक ऑब्वियस पेयर का एग्जाम्पल हो गया। अगर सेंटेंस में फर्स्टली दिया है तो फिर हम ऑब्वियसली दूसरा क्या लेंगे, सेकेंडली। इस तरह के ऑब्वियस पेयर्स को ढूंढकर या आइडेंटिफाई करके आप इजीली पेयर्स बना सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। फोर्थ पॉइंट है लुक फॉर क्लू वर्ड्स और ट्रांजिशन वर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लू वर्ड्स कहने का मतलब है आपको सेंटेंसेस में उन ट्रांजिशन वर्ड्स को, उन वर्ड्स को ढूंढना है जो सेंटेंस में आपको एक्सटेंशन शो करते हैं। जैसे अगर मैं कहीं पे आपको ऐसा लिख कर देती हूं, मैंने कहीं पे दिया हुआ है फर्दर, ओके, इसका मतलब मैं कुछ आगे ऐड करने की बात कर रही हूं, ओके। अगर मैंने कहीं पे दिया है आपको हाउएवर, अगर आपको दिया जा रहा है हाउएवर, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कुछ कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने जा रहे हैं।
हमें शो करना है। ओके, अगर आपको मिलता है कहीं पे मीन वाइल, तो हम किसी साइमल्टेनियस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको कहीं पे मिलता है ऑल्सो, इसका मतलब ये भी, तो उसके पहले डेफिनेटली कोई ना कोई आइडिया दिया गया होगा जिससे ये रिलेटेड होगा। तो बेसिकली जो ट्रांसिशन वर्ड्स होते हैं वो क्लू का काम करते हैं, आपको उस सेंटेंस तक लेके जाते हैं जिससे उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, और फिर आप इजीली सेंटेंसेस में उनको कंसिडर करके इजीली उन सेंटेंसेस का पेयर बना सकते हैं। इसे ज्यादा बेहतर आपको तब समझ में आएगा जब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, और फिफ्थ पॉइंट है लुक फॉर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहने का मतलब हुआ, क्रोनोलॉजिकल वर्ड जो है ये क्रोनोलॉजी से है, और क्रोनोलॉजी का मतलब है टाइम रेफरेंस, यानी कि हमें सेंटेंसेस में अगर कोई इवेंट या इंसिडेंस दिया हुआ है तो हमें उसे क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना होगा। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने का मतलब ये हुआ कि हमें पहले उन सेंटेंसेस को ढूंढना है जो उस पर्टिकुलर आइडिया का पास्ट या उसकी हिस्ट्री या बैकग्राउंड शो कर रहा हो। फिर हम बात करते हैं उन सेंटेंसेस की जो आपको उसका प्रेजेंट कंटेक्स्ट शो करे, और फाइनली हम उन सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो हमें फ्यूचर रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो बेसिकली टाइम रेफरेंस के थ्रू या क्रोनोलॉजिकली अगर हम बात करें तो हमें पहले किसी भी पास्ट को आइडेंटिफाई करना है, पर्टिकुलर आइडिया के पास्ट को या उसका हिस्ट्री फाइंड करना है, फिर हम बात करेंगे उसके प्रेजेंट की, और फिर हम बात करेंगे फ्यूचर एस्पेक्ट की। ओके, तो ये यूजुअली 5 पॉइंट्स है जिनको कंसिडर करना है हमें अपने पैराजंबल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ऐसे शायद आपको दिक्कत आएगी समझने में, हम जब अभी एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसी मेथड को हमें एग्जाम्पल्स में या क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है। चलिए मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊपर आपको डायरेक्शन दिया हुआ है। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो a paragraph has been broken down into 5 sentences labeled as A, B, C, D and E. So यहाँ 5 sentences दिया हुआ है। You have to arrange the sentences in a coherent manner to create a meaningful paragraph. आपको ये sentences randomly दिए गए हैं, ये randomly arranged है। हमें इन sentences को एक sequence में arrange करना है ताकि एक coherently arrange करके हमें एक meaningful paragraph बना सके। Fine? तो देखते हैं कि हमें इस अप्रोच को जो अभी हमने डिस्कस किया उसको इस सेंटेंस में, इन सेंटेंसेस में कैसे अप्लाई करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपसे क्या कह रहा है, वन आर्ग्यूमेंट ऑफ सच अ बिगनिंग। वन आर्ग्यूमेंट ऑफ सच, आई डोंट इवन हैव टू रीड द होल सेंटेंस, मुझे पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप यहां देखिए वन आर्ग्यूमेंट ऑफ सच अ बिगनिंग, ये वर्ड मेरा क्लियर हो गया। सच अ बिगनिंग मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम बिगनिंग हियर, किसी बिगनिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, पर वो बिगनिंग इस सेंटेंस में तो कहीं दिया नहीं है, पर हम डेफिनेटली किसी बिगनिंग की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस कभी भी मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। बट मुझे यहाँ एक वर्ड मिला है वन आर्ग्यूमेंट। मैंने आपको अभी मैंडेटरी पेयर्स के बारे में बताया था। मैंडेटरी पेयर्स में एक वर्ड ये भी आएगा वन और दूसरा एनदर। तो आप देख रहे हो ए सेंटेंस में वन दिया हुआ है आपको, फिर डी में अगर आप आते हो तो आपको क्या दिख रहा है, एनदर। एनदर यहाँ पे कहा है वन आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट ये है और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो यहां दिया हुआ है। इसका मतलब ए और डी जो है वो मैंडेटरी ऑप्शंस हो गए। तो मैं अगर सेंटेंसेस को अरेंज करने की कोशिश करूंगी तो कहीं जो मेरा एक पेयर पहले ही बन गया है वो क्या है, ए डी। मैं यहीं से क्लू ले लेती हूँ, मुझे अभी अपना फर्स्ट सेंटेंस नहीं पता चला है पर मैं कुछ सेंटेंसेस को बहुत इजीली अरेंज कर सकती हूँ। मैंने यहाँ से आपसे पहले ही कह दिया है कि यहाँ हमने किसी बिगनिंग की बात करी है, तो हमें सेंटेंस में उस आइडिया को ढूंढना है, उस आइडिया को आइडेंटिफाई करना है जिसके बारे में ये पूरा पैराग्राफ आपको बता रहा है। ओके, बी सेंटेंस में जाते हैं। According to number of cosmologies in the Jewish, Christian, Muslim tradition, the universe started at a finite and not very distant time in the past. सेंटेंस अच्छा लग रहा है सुनने में, बट क्या यहाँ हमने किसी बिगनिंग के बारे में बात की, किसी चीज की बिगनिंग की बात हुई है? नहीं। इसका मतलब ये भी मेरा फर्स्ट सेंटेंस तो एटलीस्ट नहीं हो सकता। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंटेड आउट, हमारे पास पहले ही एक प्रोनाउन दिया हुआ है। अब ही पॉइंटेड आउट के लिए हमें पहले ही दिमाग में आना चाहिए कि किसने पॉइंट किया, हु पॉइंटेड। पर किसी पर्सन के बारे में तो अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो हम अगर सी को देखें तो हम इसके लिए, मैंने आपको नाउन प्रोनाउन का जो अभी रेफरेंस दिया था मैंडेटरी पेयर्स में, हमें वो ढूंढना है। यहाँ सी के पहले क्या आना चाहिए, एक नाउन जो किसी पर्सन का नाम होना चाहिए। डी सेंटेंस में जरा देखिए,
Another argument was put forward by whom? सेंट ऑगस्टीन। पूरे पैराग्राफ में मुझे कहीं किसी पर्सन का नाम नहीं मिला सिवाय इस पर्सन के। तो ये सेंट ऑगस्टीन इन हिज बुक द सिटी ऑफ गॉड, इसी पर्सन के बारे में मुझे यहाँ सी में दिया जा रहा है। तो मेरे को एक और पेयर जो मिल गया वो कौन सा है? पहले हमें क्या रखना होगा? डी, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ है। इसका मतलब डी के इमीडिएटली बाद क्या आना चाहिए था? सी। ठीक है, ओके। ई में क्या दिया हुआ है? द बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स हैड ऑफ कोर्स बीन डिस्कस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो अब मुझे मेरा जो मेन आइडिया था वो यहाँ ई में मिल रहा है। जिस बिगनिंग की बात की गई थी, सच अ बिगनिंग मतलब ऐसी, तो कैसी बिगनिंग? जो हमें कहाँ मिल रही है? ई में। इसका मतलब कि मेरा पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए था? अगर मैं पहले की बात करूं तो फर्स्ट मेरा ई होगा और इमीडिएटली उसके बाद क्या फॉलो करेगा? ए। क्यों? हमने यहाँ बिगनिंग की बात करी और फिर हमें क्या क्लू मिला है? सच अ बिगनिंग। व्हाट काइंड ऑफ बिगनिंग? विच वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड इन ई सेंटेंस। जिसे ई में डिस्कस किया गया है वही उसी का एक्सटेंशन कहां पे मिल रहा है? ए में। तो ई के बाद, ई मेरा फर्स्ट सेंटेंस हुआ, उसके बाद मुझे क्या मिला? ए, फिर मुझे क्या मिला? डी, और फिर मुझे मिला सी। तो ये मेरे मैंडेटरी ऑप्शंस हैं जो चाहकर भी आप किसी भी हाल में हटा नहीं सकते। इन सबका आपस में कोई ना कोई लिंक दिया हुआ है, मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मेरे पास एक सेंटेंस बच जा रहा है बी। अब यहां तो हमने बिगनिंग की बात कर ली यूनिवर्स के। अब यहां बी सेंटेंस में कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो नंबर ऑफ कॉस्मोलॉजिस्ट थे ज्यूइश, क्रिश्चियन या मुस्लिम ट्रेडिशन में, उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दिस यूनिवर्स स्टार्टेड एट अ फाइनाइट एंड नॉट वेरी डिस्टेंट टाइम इन द पास्ट। तो इस सेंटेंस का कहीं किसी से कोई लेना देना है ही नहीं। हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया और फाइनली जो हमारा सेंटेंस होगा वो हो गया बी। तो जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस बन गया वो क्या हो गया? ई, जिसमें हमने बिगनिंग की बात करी, देन ए, जहां पे आपने उसी बिगनिंग को एक्सटेंड किया है, ऑफ सच अ बिगनिंग। ओके, फिर हमें डी मिला, एनदर आर्ग्यूमेंट, वन आर्ग्यूमेंट आपने लिया, फिर एनदर आर्ग्यूमेंट आ गया डी। उसी डी सेंटेंस में हमें सेंट ऑगस्टिन मिल रहा है जो पर्सन का नाम है। अब उसी पर्सन के लिए हमें आगे सी में प्रोनाउन मिल गया। तो ई, ए, डी, सी तो मैंडेटरी ऑप्शंस थे, आप इनको बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। और फिर फाइनली हमारे पास बी स्टेटमेंट बच जाता है जो ऑब्वियसली कहा जाएगा एंड में। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रीडिंग का अप्रोच जो होता है, यानी एक फ्रीक्वेंट रीडर होना बहुत जरूरी है, ताकि आप बिटवीन, जो कहते हैं हम, बिटवीन द लाइंस रीड करने की कैपेसिटी, मतलब कि कुछ चीजें या कुछ मीनिंग जो हिडन होते हैं आप उस मीनिंग को इंटरप्रेट कर सके। वो तभी डेवलप होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रीड करेंगे। बिकॉज बिना रीडिंग के आप, अगर आप चाहते हैं कि आप पैसेजेस सॉल्व कर सके या पैराजम्बल्स करें, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। एंड ऑफ कोर्स जो ये मेथड है, इसका यूज करके आप काफी हद तक अपने पैराजम्बल सेक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं हमारे करेक्ट सीक्वेंस की, तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ई, ए, डी, सी, बी। ओके, यहां मैंने इसको ऑलरेडी लिख दिया। यूजुअली जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमें ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं। मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस नहीं दिए, सिर्फ मेथड समझाना था, इसलिए मैंने आपको अभी क्वेश्चन नहीं दिया। अब हमारे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं आपके साथ 5 पैराजम्बल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, सेम अप्रोच के साथ जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स लिए थे जहां पे आप अप्रोच को क्लियरली यूज करके इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम वहां पर हर दिन, मतलब जब भी हम पैराजम्बल्स की वीडियोस आपके साथ लेकर आएंगे, वहां 5 क्वेश्चन की सीरीज को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का जो सेशन है, जो पैराजम्बल्स सॉल्व करने का जो मेथड है, वो आपको क्लियर हुआ होगा। ये और बेहतर क्लियर होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। वेल स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी अदर एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इसका एडवांटेज मिल सके। ओके, फिर हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में पैराजम्बल्स की सीरीज के साथ। थैंक यू।